अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची और पुरस्रार कहानी। वो ट्रेन में बिल्कुल मेरे सामने बैठा था। वो मोबाइल में कुछ देखने में मसरूफ़ था और मैं उसे। लेकिन हैरत की बात यह थी कि उसने 2 घंटे में मेरी तरफ आंख उठाकर एक बार भी ना देखा था। कितना गुस्सा आता है ना जब कोई आपको इग्नोर करता है। वो मोबाइल सीट पर रखते हुए मेरी तरफ मतवज्जा होकर बोला, लाजमी तो नहीं है ना कि मैं भी आपको देखूं? पहले जो मेरी तरफ 1 सेकंड को भी नहीं देख रहा था, अब वो पूरी तवज्जो के साथ सिर्फ और सिर्फ मुझे ही देख रहा था। मैंने बड़ी ढिठाई से झूठ बोल दिया, नहीं, मैं तो अपनी स्टोरी के बारे में कुछ सोच रही थी। मैंने अपने बैग से एक डाइजेस्ट निकालते हुए कहा, उफ, जहर लगते हैं मुझे वो लड़के जो हद से ज़्यादा तंग पैंट पहनते हैं। लुक अच्छी है, बस कद थोड़ा बड़ा होता, आंखें नीली होनी चाहिए थी। गले में चेन पहनकर तो पूरा मजहबी लग रहा है। मैं आंखें फाड़े उसको देखती जा रही थी। उसने वो सारे जुमले जो पिछले 2 घंटे से मेरे दिल में उसके लिए आ रहे थे, उसने होंठों से कुचलते हुए मेरे मुंह पे दे मारे। हद है, वो मेरी ज़ात में तांग झांक कर रहा था। मैंने दिल में सोचा, तांग झांक मैं कर रहा था या आप? एक बार फिर वो मेरी सोच पढ़ने में कामयाब रहा। अब मुझे उससे खौफ महसूस होने लगा था। टेलीपैथी का माहिर बन जाने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप किसी की भी ज़ात में तांग झांक करें या उसकी सोच पर हावी हो जाएं। मैंने फिर दिल में सोचा। उसने मोबाइल से नज़र हटाए बगैर कहा, मैं कोई टेलीपैथी का माहिर नहीं हूँ। एक बार फिर वो मेरी सोच पढ़ने में कामयाब रहा, हालांकि वो उस वक्त मेरी तरफ देख भी नहीं रहा था। ये दिल और दिमाग आपके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। मेरा दिल बार बार उस लड़के के बारे में कुछ न कुछ सोचने में मसरूफ़ था। अगर मेरा दिल उस वक्त इंसानी शक्ल में मेरे सामने होता ना, तो मैं उसका कत्ल कर चुकी होती। अब तो मुझे उस लड़के से बेहद डर लगने लगा। अगर इसने मुझे बिल्ली बना दिया तो? ये सब सोचते ही फिर जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। उसने मोबाइल से नज़र हटाए बगैर फिर कहा, जो पहले ही बिल्ली हो, मैं उसे बिल्ली क्यों बनाऊंगा? मुझे अब अपने स्टेशन का इंतज़ार था। मुझे अब उस लड़के से और भी डर लगने लगा। मैं कोई आदमखोर नहीं हूँ जो तुम्हें खा जाऊंगा, पुरसकून रहो। वो आईब्रो उचकाकर बोला। मेरा मतलूबा स्टेशन आ गया। इत्तफाक से उसको भी इसी स्टेशन पर उतरना था। वो मुझसे पहले ही लोगों के हजूम से गुजरता हुआ ट्रेन से नीचे उतर गया। मैं जल्दी से ट्रेन से उतरी, लेकिन हैरत की बात है, वो लड़का मुझे फिर कहीं नज़र नहीं आया। उसे ज़मीन खा गई या आसमान, में ज़ेरे लब बुड़बुड़ाई। मैं अपने हॉस्टल गई। सारा दिन मसरूफियात में गुजरा। कमरा सेट करने में, टाइम टेबल बनाने में सारा दिन गुजर गया। सारे दिन में टाइम ब टाइम मेरा ध्यान उसी की तरफ रहा। वो लड़का मेरे दिलो दिमाग पर हावी हो रहा था। ऐसा नहीं है कि मैं कोई दिल फेंक लड़की हूँ। दरअसल जो शख्स आपको आपसे ज़्यादा जानता हो, आपकी सोच पर हावी हो, जो आपकी बात कहे बगैर ही सुन ले, उस शख्स से मिलने की चाह तो मन में रहती है ना। मैं उस लड़के के बारे में कुछ नहीं जानती थी। वो कौन है, कहाँ से है, क्या करता है, कहाँ रहता है, क्या नाम है उसका, मैं कुछ भी नहीं जानती थी। अगर मैं कुछ जानती थी वो सिर्फ इतना कि वो चोर रास्ते से मेरे दिल में दाखिल हो चुका था। सुबह मैं यूनिवर्सिटी जाने के लिए बस स्टॉप पर खड़ी बस का इंतज़ार कर रही थी। सड़क के उस पार मुझे वो लड़का नज़र आ गया। मैं लपक कर उसकी तरफ हुई। उसके पास जाकर उसकी ओर देखते हुए बोली, हेलो मिस्टर माइंड रीडर, आप कहाँ गायब हो गए थे अचानक ही ट्रेन से उतरने के बाद? वो मेरी तरफ देखे बगैर बोला, आप मेरे बारे में इतना क्यों सोचती हैं? आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं आपके बारे में सोच रही हूँ? मैं लापरवाही से बोली, बस आ गई। वो बस की तरफ इशारा करते हुए बोला। मैं उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे आपसे बात करनी है। वो बस में चढ़ते हुए बोला, बस में बैठ के कर लेना। मैं बस में उसकी साथ वाली सीट पर विराजमान हो गई। मेरा नाम? वो मेरे बोलने से पहले ही मेरी बात काट कर बोल पड़ा,
रश्क नूर है ना? मेरा नाम कैसे जानते हो आप? मैंने हैरत से पूछा। मैडम, आपके दिल में इस वक्त क्या चल रहा है क्या नहीं, मैं ये सब भी जानता हूँ। मैं उसकी बात पर हंस पड़ी। वो मुझसे अपना तारुफ करवाने लगा। मेरा नाम हन्नान है और मैं एक डॉक्टर था। क्या मतलब, अब नहीं हो आप? मैं परेशान होकर बोली। उसने मेरी इस बात का जवाब देने के बजाय मुझसे ही सवाल कर डाला। क्या तुम मुझसे प्यार करने लगी हो? नहीं तो। झूठ मत बोलो, मुझसे कोई फ़ायदा नहीं झूठ बोलने का। वो अपने चेहरे पर मस्नूई मुस्कुराहट सजाते हुए बोला। आई डोंट नो, मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो फीलिंग्स हैं मैं समझ नहीं पा रही। मैं बस बोलते ही जा रही थी और वो चुपचाप मुझे सुन रहा था। मैंने फिर से बोलना शुरू किया। दरअसल मुझे आपसे पहले कोई भी इतने अच्छे तरीके से नहीं जान पाया कि मेरे दिल में क्या है, मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ। किसी ने भी ये जानने की कोशिश नहीं की और ना ही मेरे दिल की बात आपसे पहले कोई समझ पाया। हन्नान ने एक लंबा सांस लेते हुए कहा, तुम अपनी इस फीलिंग को कोई और नाम दे दो, क्योंकि मेरे साथ तुम्हें दिल लगी में कुछ हासिल नहीं होगा। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक उदासी सी छा गई। दिल लगी ना सही, हम दोस्ती तो कर सकते हैं ना? मैं उसकी तरफ देखते हुए बोली। तुम्हारी मंजिल आ गई है, वो बस की खिड़की से झांकता हुआ बोला। यूके की सड़कों पर मैं उदास हवाओं की तरह इधर से उधर और उधर से इधर घूम रही थी। एक अनजान मुल्क में अकेली थी, मेरा कोई जानने वाला नहीं था। मैं यहाँ पढ़ने के लिए आई थी। जो शख्स मुझे अच्छे से जान सकता था, बल्कि जान चुका था, हन्नान, वो मुझसे दोस्ती करने को तैयार नहीं था। मैं जहाँ अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने आई थी और अपना फोकस भी पढ़ाई ही पर रखना चाहती थी, लेकिन इस अनजान मुल्क में एक अनजान तन्हाई मुझे घेरे हुए थी, जिसकी वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब थी। शाम के वक्त कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी पीने गई। मैं सर हाथों में थामे कॉफ़ी का इंतज़ार कर रही थी कि एक मर्दाना आवाज़ मेरे कानों की समात से टकराई। क्या मैं आपके साथ कॉफ़ी पी सकता हूँ? हन्नान, आप? मैंने नज़रें उठाते हुए कहा। हाँ मैं। वो कुर्सी पर बैठ गया। आप यहाँ पर कैसे? मेरा मतलब आप यहाँ कैसे आए हैं? अरे कॉफ़ी पीने आया हूँ मैडम, वो मेरी आंखों में झांकता हुआ बोला। ओह ठीक, आर यू ओके? हन्नान मेरे चेहरे पर छाई उदासी को देखते हुए बोला। हाँ मैं ठीक हूँ। मैं जवाबन मुस्कुरा दी। बातों बातों में हम कॉफ़ी ख़त्म कर चुके थे। बिल पे करके वो पैदल मेरे साथ चल पड़ा। खामोशी में ही हम काफ़ी सफ़र तय कर चुके थे। ये सफ़र तुम्हें इतना खूबसूरत क्यों लग रहा है? आखिर हन्नान ने सवाल करके खामोशी तोड़ दी। मैं मुस्कुरा दी। मतलब तुम्हारे साथ होते हुए बंदा अब तो कुछ सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मैं दिल की सारी बातें समझ जाता हूँ। वो मेरी बात काटते हुए बोला। तुम्हारा घर आ गया है। मैंने अपनी नज़र उधर दौड़ाई। वाकई मैं अपने हॉस्टल के सामने खड़ी थी। वो गुड नाइट बोलते हुए आगे बढ़ गया और मैं हॉस्टल के अंदर आ गई। हन्नान को मेरे हॉस्टल के बारे में कैसे पता था? ना तो मैंने कभी अपने हॉस्टल का जिक्र किया, ना ही वो इससे पहले कभी यहाँ आया, और ना ही उसने मुझे यहाँ से कभी करीब गुजरते हुए देखा। बेड पर लेटे हुए अचानक मेरे जहन में ये सवाल आया, जब उससे कल मिलूंगी ना तो पूछूंगी उससे। कंबल ओढ़ते ही जाने कब मैं नींद की वादियों में खो गई। सुबह मैं जल्दी उठी क्योंकि मुझे किसी से मिलने जाना था। इधर मेरी एक और बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी जिसका नाम आयशा था। आज मैं उसी से मिलने जा रही थी। आयशा मुझे एक रेस्टोरेंट में मिली थी। बातों ही बातों में हमारी दोस्ती हो गई थी। आज भी हम उसी रेस्टोरेंट में एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। जूस का घूंट लेते हुए बोली, रश्क नूर, कल मेरे भाई की बरसी है। अमूमन हम घर के ही अफराद मिलकर बरसी में शरीक होते हैं, लेकिन तुम तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो गई हो, इसलिए तुम भी कल ज़रूर आना। मैं तुम्हें अपनी अम्मी से भी मिलवाऊंगी। ज़रूर, क्यों नहीं, मैं ज़रूर आऊँगी। मैं उसकी तरफ देखते हुए बोली। नूर, मैं 4 साल की थी जब अब्बू वफ़ात पा गए थे। मेरा भाई यूके में पढ़ता था, MBBS मुकम्मल हो गया था उसका। आयशा ये सब उदासी से बोल रही थी। भाई की वजह से हमारी फैमिली का वीज़ा बन गया और हमें यूके में आराइश मिल गई। भाई, अम्मी, मैं, हम बहुत खुश थे अपनी ज़िंदगी में।
پھر اچانک بھائی کا ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ بھائی کی وفات کے بعد امی پاکستان واپس جانا چاہتی تھیں، لیکن میری پڑھائی میں ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ میرے زیادہ اصرار کرنے پر امی نے پاکستان جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ میں نے کھانے کی پلیٹ کو ایک سائڈ پر کیا اور پوچھا، تمہارے بھائی کو کیا ہوا تھا؟ کار ایکسیڈنٹ میں ان کا انتقال ہو گیا تھا یار، یہ کہتے ہوئے عائشہ رو دی۔ عائشہ، مرنے والوں کے پیچھے مرا تو نہیں جاتا نا، بلکہ ان کی مغفرت کی دعا کی جاتی ہے، میں اسے حوصلہ دیتے ہوئے بولی۔ شام کو میں ایک پارک میں ٹہل رہی تھی کہ دور کونے میں مجھے حنان نظر آیا جو میری طرف ہی آ رہا تھا۔ ہیلو رشک نور، کیسی ہو؟ حنان میری طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا۔ آئی ایم گڈ۔ میں نے بھی اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ویل، کیا ہو رہا تھا؟ حنان بولا۔ کچھ خاص نہیں، ٹہل رہی تھی میں کندھے اچکا کر بولی۔ دس از فار یو نور۔ وہ ایک گفٹ میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ اس میں کیا ہے؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ خود ہی دیکھ لو۔ وہ گفٹ میرے ہاتھ میں تھما کر بولا۔ پر یہ ہے کس لیے؟ میں نے ایک بار پھر اس سے پوچھا۔ ہماری دوستی کا پہلا تحفہ۔ وہ مختصر جواب دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ وہ ایک بہت ہی خوبصورت چین اور لاکٹ تھا۔ یہ تو بہت پیارا ہے، میں چین پر نظریں جمائے بولی۔ اسے کبھی خود سے دور نہیں کرنا نور۔ حنان میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ میں کبھی اسے خود سے دور نہیں کروں گی، میں چین گلے میں پہنتے ہوئے بولی۔ رات کافی ہو گئی ہے، تم اب ہاسٹل جا کر آرام کرو، میں بھی چلتا ہوں۔ حنان خداحافظ بولتا ہوا چلا گیا۔ میں بھی ہاسٹل آ گئی۔ کچھ پل کتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ دل کرتا ہے بس ان کو تھام لے اور کبھی گزرنے نہ دے۔ صبح میں تیار ہو کر عائشہ کے گھر اس کے بھائی کی برسی میں شرکت کرنے کے لیے گئی۔ روح کے ایصال ثواب کی خاطر قرآن خوانی کرائی گئی تھی۔ قرآن خوانی کے بعد عائشہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئی۔ سامنے لگی تصویر نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میں نے عائشہ سے پوچھا، یہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ میرا بھائی حنان، آج انہی کی تو برسی تھی۔ عائشہ کی یہ بات سن کر میرے حواس گم ہو گئے۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ یہ تو زندہ ہے، میں اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ عائشہ میری اس بات پر خاصی پریشان ہو گئی۔ نور پلیز، یہ لو پانی پیو۔ وہ پانی کا گلاس میری طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔ میری کچھ دنوں پہلے ہی ان سے ملاقات ہوئی ہے اور میں ان سے کافی بار مل چکی ہوں۔ حنان بھائی کو وفات پائی تو 3 سال ہو گئے ہیں، وہ کس طرح زندہ ہو سکتے ہیں؟ جس شخص کو تم نے دیکھا ہوگا یا تم نے ملاقات کی ہوگی وہ شاید کوئی اور ہو، یا تمہارا وہم ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا عائشہ، نہ صرف شکل بلکہ نام بھی سیم ہے۔ یہ ناممکن ہے، تمہارا یقیناً وہم ہوگا۔ میرا وہم؟ میں بدحواسوں کی طرح اپنے پرس کی طرف لپکی، اس میں لاکٹ اور چین ڈھونڈنے لگی جو حنان نے مجھے دیا تھا۔ وہ لاکٹ اور چین پرس میں ہی تھا۔ میں نے وہ چین اور لاکٹ عائشہ کو نکال کر دکھایا، جو کہ اس بات کا ثبوت تھا کہ میری حنان سے ملاقات کوئی وہم نہیں تھا۔ عائشہ نے تصدیق کر دی کہ یہ لاکٹ اور چین اس کے بھائی کا ہی تھا۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ اسی عالم میں ہاسٹل واپس آئی۔ کافی دن گزر گئے لیکن مجھے حنان پھر دوبارہ واپس نظر نہ آیا، نہ ہی کبھی بس اسٹیشن پہ، نہ کبھی ہاسٹل کے باہر، نہ ہی کسی کافی شاپ پہ۔ حنان اگر مر چکا تھا تو روح بن کر وہ مجھ سے کیوں ملا؟ اپنے گھر والوں کے پاس کیوں نہیں گیا؟ وہ مجھ سے کیا چاہتا تھا جبکہ میں اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ملی تھی؟ بہت سے سوال میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے، لیکن ان کا جواب دینے کے لیے کوئی نہ تھا۔ ایک بار پھر میں اس ہجوم بھرے شہر میں خود کو تنہا محسوس کر رہی تھی۔ حنان کا دیا ہوا چین اور لاکٹ آج بھی میرے پاس ہے۔ وہ آج بھی مجھے یاد آتا ہے، لیکن میں اسے پھر کبھی نہیں دیکھ پائی۔